हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी ऑनलाइन क्लास में। इन क्लासेस के माध्यम से दोस्तों हम आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं ओनली 45 डेज में, यानी 15 जनवरी तक। ये हम टाइमलाइन लेके चल रहे हैं कि 15 जनवरी तक आपको प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, टोटलिटी में, डीप में, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड और टारगेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लगातार हमारी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, अटेंड करते रहिए, ताकि आप 15 जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर और अच्छे से अपनी तैयारी को पॉलिश कर सके, उसको और ज्यादा निखार सके। तो जुड़े रहिए। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, आज का हमारा जो ये लेक्चर है, आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। जिन भी लोगों ने हमारे साथ पिछली क्लासेस अटेंड की हैं, तो मैं आपको हल्का सा ट्रिविया दे देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी पिछली क्लासेस में हमने ज्योग्राफी में एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया था। जब हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको सिलेबस का एक डिटेल डिस्कशन दिया था और साथ ही साथ ये बताया था कि जब भी हम सिलेबस शुरू करते हैं तो बेसिक चीजों से उसको लेके चलते हैं। जो हो सकता है कि डायरेक्टली या एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने भारत की ज्योग्राफी का एक सामान्य परिचय यानी एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें मैंने आपको भारत का पूरा एक सामान्य आइडिया दिया था, जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, जिससे कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। नामकरण से लेकर के, सीमाओं से लेकर के, पड़ोसी देशों से लेकर के, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन से लेकर के, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कितनी डिस्टेंस है, कौन से हेमिस्फेयर में हम आते हैं, टाइम जोन क्या है, हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, उनके साथ कितनी सीमाएं हैं, हमारे देश के राज्यों की कितनी सीमा उनसे टच होती है, एवरीथिंग जनरल इंट्रोडक्शन हमने एमपी की ज्योग्राफी के बारे में ले लिया था। तो ये चीजें आप अगर देख ली है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप जाए इसके बाद या इससे पहले हमारा वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लगातार लिंक में बने रहें हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, वो है भारत की भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, या जिसको हम रॉक स्ट्रक्चर या शेल संरचना भी बोलते हैं। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे, मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है, तो उसमें कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इस टॉपिक को मेंशन नहीं किया गया है, आपको वहां नहीं दिखेगा यह टॉपिक। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस टॉपिक को पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वहां पर ऐसी शब्दावली आएगी जिसका संबंध इस टॉपिक से है। तो वहां फिर आप बगले ना झांकने लगे, वहां फिर आपको ऐसा ना हो कि हवाई ना लगे कि भाई ये धारवाड़ चट्टाने कहां से आ गया, कुड़प्पा चट्टाने कहां से आ गया, है ना। या हम ये जो बोल रहे हैं कि भाई ये आर्कियन चट्टाने हैं, तो ये आर्कियन चट्टान क्या होती है। हम अगर बोल रहे हैं कि ये तृतीयक काल में बनी हुई संरचना है, तो ये क्या होता है। तो कम से कम हमें वहां पर कंफ्यूजन ना हो, हमें कम से कम वहां पर एक तरह से दुविधा ना हो पढ़ने में, हमको ये ना लगे कि अरे ये शब्द कहां से आ गया, इसका तो मुझे पता ही नहीं है ऐसा। तो इसलिए हम ये भूगर्भिक संरचना के बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन आगे के टॉपिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका महत्व रहता है। ये शब्द आते हैं तो हमको कम से कम पता होना चाहिए, इसलिए हम इसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिक लेके चलते हैं और उसके बाद फिर भारत के जो भौतिक विभाजन है उस पर चलेंगे, डायरेक्ट वाले आपके पोर्शंस पे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत की भूगर्भिक संरचना या शेल संरचना का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका एक बेसिक परिचय लेते हैं कि हम अगर शेल संरचना बोल रहे हैं या भूगर्भिक संरचना बोल रहे हैं या जियोलॉजिकल या रॉक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि आपको यहां पर नाम से ही स्पष्ट है, भूगर्भिक। भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के गर्भ में, गर्भ में मतलब अंदर, भूपरपट्टी से अंदर, तो पृथ्वी के गर्भ में अंदर की तरफ। शैल संरचना मतलब चट्टानों की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, नाम से स्पष्ट है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना क्या कहलाता है, भूगर्भिक शैल संरचना कहलाता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर का मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टमेटिक कोई व्यवस्था होती है तो उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोई बिखरा हुआ सिस्टम है या हॉच पॉच है तो उसको स्ट्रक्चर नहीं बोलते, हम स्ट्रक्चर काय को बोलते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स या अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। चीजों के व्यवस्थित, एक जो व्यवस्थित क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
उसको हम बोलते हैं कि जो सिस्टमेटिक तरीके से जो चीजों को वितरित किया गया है उसको हम बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर है। तो हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर भी चट्टानें जो हैं वो अलग अलग आधारों पर विस्तृत तरीके से उसका एक्सटेंशन है, यानी वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। हर जगह अलग अलग तरह की चट्टानें, आपको कहीं पर कोई सी चट्टान, कहीं पर कोई सी चट्टान, कहीं पर कोई सी चट्टान, ये अलग अलग चट्टानों का वितरण हमको देखने को मिलता है। तो हम उसी का इंट्रोडक्शन एक बेसिक इसमें लेते हैं। तो ये जो बेसिकली शैल संरचना मतलब रॉक स्ट्रक्चर है, किस जगह पर किस तरह की रॉक्स मिलती है, वो किस काल में बनी है ना, उसका निर्माण कब हुआ है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज पाई जाती है, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। एक और बात याद रखना कि यहां पर हम चट्टानों के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, पहले तो वो कब बनी है, उनकी आयु कब बनी, मतलब कब उनका निर्माण हुआ, उसी को बोलेंगे कि एज क्या है, आयु क्या है। पृथ्वी के भूगर्भ में जो चट्टानें हैं वो बहुत पुरानी से लेकर के कम पुरानी, फिर थोड़ी कम पुरानी, ऐसी आपको मिल जाएंगी, है ना। तो उनकी आयु क्या है, उनका निर्माण किस काल में हुआ है, ठीक है, एक चीज। दूसरी, उनकी भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वो किन चीजों से मिलकर के बनी है ना, भाई उसमें क्या कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनी है वो, उससे, और फिर उसके अलग अलग टाइप्स, ये इसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने का महत्व क्या है, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में जैसे मैंने बोला मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी आगे अगर आप मिट्टी पढ़ेंगे, जैसे खनिज पढ़ेंगे, जैसे, है ना, उसके बाद हम कृषि पढ़ेंगे, चट्टानें, तो ये जो चीजें हैं इसमें कई बार ये जिक्र आता है कि भाई ये तो आर्कियन काल की चट्टान है, ये तो कुड़प्पा है, ये तो धारवाड़ है, ये तो हमारी ये वाली चट्टान है, कोई सा भी मतलब नाम आता है, तो हमको कम से कम पता होना चाहिए कि ये कौन सी चट्टान की बात हो रही है। बाद में उसी के आधार पर फिर वहां की खनिज संपदा निर्भर करती है, वहां की मिट्टी निर्भर करती है। जैसे दक्कन लावा पठार आप देखेंगे हमारे यहाँ, तो उसमें कौन सी मिट्टी आपको मिलेगी, पुरानी चट्टानों में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, नई चट्टानों में कौन सी तरह की मिट्टी मिलेगी। अगर कोई चट्टान किसी खास पीरियड में, जैसे जो बहुत पुरानी चट्टानें हैं, जो आर्कियन चट्टानें हैं, वो चट्टानें बहुत पहले बनी है, इसलिए वो है तो रिसोर्सेस रिच, उसमें मिनरल्स हैं, लेकिन वो पृथ्वी के गर्भ में बहुत नीचे की तरफ है, तो उनसे खनिजों का एक्सट्रैक्शन कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है। तो ये तमाम चीजें इस बात पे निर्भर करती है कि रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, चट्टानों का वितरण कैसा है। इसी से मिट्टी के प्रकार, इसी से खनिज संपदा, उस खनिज संपदा को हम कितना एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो कहाँ पर है पृथ्वी के गर्भ में, ये तमाम चीजें जो है इस पर डिपेंड करती है। इसलिए इसके बारे में एक बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं। बाद में जब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे या मिनरल्स पढ़ेंगे, तो वहां ये चट्टानों का नाम आएगा, इसलिए थोड़ा सा हमको इसके बारे में जानना रहता है। आगे बढ़ते हैं, तो यही जो बात मैंने आपको बताई वही है कि ये चट्टानों की आयु कब बनी है, उनकी भूगर्भिक संरचना यानी स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ उनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, और इसी पर किसी भी जगह के मिनरल्स, सॉइल एटसेट्रा डिपेंड करते हैं, यानी मिट्टी, खनिज वगैरह डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इवन मिट्टी में भी जो क्वालिटीज पाई जाती है, जो गुण पाए जाते हैं, मिट्टी के भी जो रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो भी इसी पर बहुत हद तक डिपेंड करती है, क्योंकि रॉक कैसी है, चट्टान कैसी है, इसी पे डिपेंड करेगा कि वहां पर जो मिट्टी मिल रही है उसमें कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। साथ ही साथ भूमिगत जल संसाधनों का वितरण, अभी हमारे आपके सिलेबस में, मैंने आपको सिलेबस बताया था, अलग से एक टॉपिक है वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन। वाटर रिसोर्सेस में भी जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है, जो भूमि के अंदर जो जल है, वो जो है अंडरग्राउंड वाटर, उसमें भी इस बात का काफी महत्व रहता है कि वहां पर चट्टानों की क्या स्थिति है, रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, उससे अध्ययन में सुविधा मिलती है कि वहां पर रॉक स्ट्रक्चर के मदद से हम ये समझ पाते हैं कि वहां पर जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसकी क्या स्थिति हो सकती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एंड एवरीथिंग। तो ये तमाम चीजें जो है आपको आगे काम में आएगी, इसलिए मैं इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, इनके नाम आपको कम से कम पता होने चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, उनका नाम आपको याद रखना है, सर टी हॉलैंड। भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जिस व्यक्ति ने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करके उसके बारे में हमको बताया, उनमें एक नाम जो है वो हॉलैंड साहब का है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, सर टी हॉलैंड। ये सर टी हॉलैंड वैसे तो यूरोपियन थे, लेकिन इन्होंने भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसका काफी अध्ययन किया, और उसको पृथ्वी की आयु और भूगर्भिक इतिहास के आधार पर 4
कल्पों में बांट दिया है। कल्प जो है ये समय का, एक बड़े समय का पीरियड आप मान लो, कल्प में इन्होंने 4 कल्पों में इसको बांटा। भारत में जो भूगर्भिक संरचना है वो यूरोप से अलग है, यूरोप के वहां पर भूगर्भिक संरचना अलग है, हमारे देश में अलग है, इसलिए विभाजन भी अलग अलग तरीके से किया गया है। तो हॉलैंड का जो विभाजन है वो काफी मान्य है, सर्वमान्य इसको माना जाता है। तो उन्होंने 4 बड़े भूगर्भिक कल्पों में इसको बांट दिया है। भूगर्भिक कल्प का मतलब पीरियड ऑफ टाइम्स आप मान लो, जो बड़ा पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको कल्प बोल देते हैं। ये जो मिट्टी का चट्टानों का निर्माण है, मिट्टी का निर्माण है, या कोई बड़े जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं जैसे पर्वत बनते हैं, है ना, तो ये कोई एक दिन में या एक साल में या एक सदी में होने वाली घटना नहीं है। इसको बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स कई बार लग जाते हैं, लाखों साल, हजारों साल में कोई एक घटना जो है वो बड़ा रूप लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा समय में हम देखते हैं। जब हम पृथ्वी का इतिहास पढ़ते हैं तो वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, वो हम वैसे नहीं पढ़ते जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। मनुष्यों का इतिहास जो है वो हम कब से पढ़ते हैं, जब हमको मनुष्य दिखता है धरती पे। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, उसमें पाषाण युग से शुरू करते हैं, स्टोन एज से, फिर कॉपर का यूज आता है, ये तमाम चीजें। लेकिन वो तो मनुष्य का इतिहास है। लेकिन पृथ्वी तो मनुष्य से पहले से है, जब मनुष्य धरती पे नहीं था तब भी पृथ्वी थी। तो पृथ्वी का इतिहास मनुष्य के इतिहास से बहुत पुराने दौर से शुरू हो जाता है, करोड़ों साल पहले से। तो इसीलिए पृथ्वी का जो इतिहास है उसको कल्पों में और फिर दूसरे तरीके से विभाजित किया जाता है, वैसे नहीं जैसे मनुष्यों के इतिहास को किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक समय सारणी, एक टाइमलाइन के आधार पर इन चट्टानों को अपने जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वर्गीकृत किया था। तो पृथ्वी का, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य का इतिहास तो कुछ हजार सालों का इतिहास है, लेकिन पृथ्वी का इतिहास करोड़ों वर्षों का इतिहास है, इसलिए बहुत बड़े समय है। तो उन्होंने पृथ्वी के इतिहास को पहले 5 महाकल्पों में बांटा। महाकल्प को एरा बोलते हैं। तो पहले इन्होंने 5 महाकल्पों में इसको बांटा, जिसको हम एरा बोलते हैं। फिर उसके बाद 4 युगों में बांटा, जिनको एपोक बोलते हैं। और फिर उसके अंदर उन्होंने उसको अलग अलग पीरियड्स में, 18 पीरियड्स में डिवाइड किया। तो इस तरीके से डिवाइड, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं। फिर प्री हिस्टोरिक में हम स्टोन एज लेते हैं, फिर स्टोन एज के अंदर उसको पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ऐसे बांटते हैं। तो वो उसी तरीके का विभाजन यहाँ पर भी पृथ्वी के संदर्भ में किया गया, क्योंकि पृथ्वी की उम्र और बहुत पुरानी है, कई पुरानी। तो पहले उन्होंने इसको अलग अलग आधार पे कि भाई किस काल में क्या हुआ, उस आधार पे 5 महाकल्पों में बांटा, फिर 4 युगों में, और फिर उसके अंदर 18 पीरियड्स के डिवाइडेशन उन्होंने किए हैं। ठीक है ना, तो हम जो है यहां से उसको शुरू करेंगे। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे यहाँ चट्टानें मिलती हैं वो कौन कौन सी मिलती है और उनका निर्माण किस काल में, किस एरा में हुआ है, इसका हमें पता होना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। वैसे आपको इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये नाम सुने होंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसको उन्होंने जो बांटा है, सबसे पहले प्री पैलियोजोइक काल आता है। प्री पैलियोजोइक, पैलियो मतलब पुराना, जोइक मतलब जीवन। फिर उसके बाद पैलियोजोइक आता है। प्री मतलब उससे भी पहले का ना, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। फिर उसके बाद एक आता है, इसके बाद पैलियोजोइक के बाद आता है मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक, नियोजोइक, ऐसे। ये इस आधार पे, पुराने से नए के आधार पे मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक, नियोजोइक, इस तरीके से बांटा गया है। पैलियो मतलब पुराना, प्राचीन मतलब, और जोइक मतलब जीवन, लाइफ, और प्री मतलब उससे ही पुराना, मतलब पैलियोजोइक का मतलब होता है प्राचीन पुराना जीवन, और उससे भी पहले का प्री पैलियोजोइक, है ना। फिर उसके बाद मेसोजोइक, मेसोजोइक मतलब मध्य का, मतलब इसके बाद का, पैलियोजोइक के बाद का मेसोजोइक। फिर सीनोजोइक आता है, नियोजोइक आता है। तो इस तरह से उन्होंने इसको डिवाइड किया है पृथ्वी की आयु को। ठीक है, तो ये 5 भागों में उन्होंने बांटा। फिर इसके अंदर उन्होंने इसको कल्पों में बांटा। जैसे हम प्री पैलियोजोइक की जब बात करते हैं तो इसमें आर्कियन युग आता है, फिर प्री कैम्ब्रियन आता है, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, और इस तरह से इन सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये टोटल 18 भागों में ये बढ़ते हैं। जैसे आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, ये इसके अंदर आ जाएंगे, किसके अंदर, प्री पैलियोजोइक के अंदर। फिर पैलियोजोइक को भी और कई भागों में बांटा है, जिसमें एक कैम्ब्रियन है, उसके बाद जो है ऑर्डोविशियन है, ये सब इसमें आते हैं।
तो ये अपने को इतना इसके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। हमको केवल जो चट्टाने हैं उनके नाम और वितरण पता होने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं कि ये पृथ्वी का एक तरीके से आयु के आधार पर वर्गीकरण उसके इतिहास का किया गया है, पहले से लेके लास्ट तक। अब ये नाम मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे अभी हम कुछ भी पढ़ेंगे, जैसे आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, तो मान लो कि वहां पर हम मान लो हिमालय पढ़ते हैं, भारत के उत्तरी जो माउंटेन्स है, नदर्न माउंटेन्स ऑफ आवर कंट्री, तो जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो वहां पर सिनोजोइक का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार सिनोजोइक होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये कम से कम आपको पता रहे, इसलिए ये शब्दावली मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि सिनोजोइक इस क्रम में प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक के बाद का जो पीरियड है वो सिनोजोइक पीरियड है। और हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये एक बेसिकली इसके अंदर आता है। ठीक है ना, फिर इसके अंदर भी सब डिविजन है, इनके अंदर भी फिर सब डिविजन है। ऐसा जब अगर हम मान लो कि चट्टानों की बात करेंगे, पता किसी ने कहा कि भाई ये तो आर्कियन काल की चट्टानें हैं, आर्कियन रॉक्स है, तो पता होना चाहिए कि आर्कियन रॉक्स मतलब कौन सी रॉक्स है। ठीक है, तो इसलिए ये डिवीजन जो है वहां पर नाम आता है, जिक्र आता है, तो अपने को इसके नामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बस इतना। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आगे ना, ट्रियासिन आया, ट्रियासिन काल का है भाई, ट्रियासिन काय को बोलते हैं, है ना, जुरैसिक काल का है, जुरैसिक क्या होता है, ऐसा। तो ये जो है इसकी जानकारी। अब देखिए यहां पर इन्होंने जो डिवाइड किया है हॉलैंड ने, हॉलैंड के डिवाइडेशन के हिसाब से भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले है आर्कियन काल की। आर्कियन काल को हिंदी में आद्य महाकल्प बोल दिया जाता है, पर आप इसमें आर्कियन नाम याद रखो क्योंकि इसमें अंग्रेजी नाम जो है उन्हीं को आप देवनागरी में लिख लो या उस तरह से याद रखो, क्योंकि इसके हिंदी नामों में कई बार बहुधा किताबों में कई बार अलग अलग नाम दिए रहते हैं और उस पर सम्मति उस तरह से नहीं रहती है, तो अंग्रेजी नाम याद रखना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी की कंडीशन रहती है तो इंग्लिश नाम जो है वो एक प्रेफरेंस पे रहता है और वो एक ही नाम है, उसमें दो दो नाम नहीं आते हैं। तो आर्कियन काल, ठीक है ना, आर्कियन काल के अंदर जो है एक तो चट्टानों का नाम आर्कियन चट्टानें ही है और एक धारवाड़ चट्टानें। अब ये धारवाड़ जो है जगह का नाम है जहां पर वो चट्टानें बहुत व्यवस्थित रूप में मिलती है भारत के अंदर, तो उसी पर उसका नामकरण कर दिया गया है। ऐसा इसका कोई वो नामकरण किसी उसके गुण के आधार पे नहीं किया गया है। धारवाड़ चट्टानें जो है व्यवस्थित रूप में, सबसे पहले व्यवस्थित रूप में जो हमको मिलती है धारवाड़ के जो कर्नाटक और महाराष्ट्र, खासतौर पे जो कर्नाटक का धारवाड़ वाला एरिया, तो वहां मिलती है, तो उसके नाम पे नामकरण कर दिया जाता है। तो आर्कियन एरा में आर्कियन चट्टानें और धारवाड़ चट्टानें, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद आती है पुराण एरा या पुराण महाकल्प जिसको बोलते हैं। पुराण महाकल्प या पुराण एरा में कुड़प्पन चट्टानें और विंध्यन चट्टानें। ठीक है, ये अभी मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा कि ये कहां कहां इनका विस्तार भारत में है। यहां पर अपन मैप देख लेते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है। उसके बाद हमने दूसरी कौन सी देखी आर्कियन चट्टानों के बाद, धारवाड़ चट्टानें, तो आप धारवाड़ चट्टानों को भी देख सकते हैं। हमने देखा कुड़प्पा चट्टानें, तो कुड़प्पा चट्टानें आप देख सकते हैं कि कहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखिए कुड़प्पा चट्टानें, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद हमने देखी कुड़प्पा चट्टानों के बाद विंध्यन चट्टानें या विंध्यन रॉक्स जिसको बोलते हैं, तो आप विंध्यन रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो जहां पर ये चट्टानें व्यवस्थित रूप में पाई गई ज्यादा, वहां के आधार पे नामकरण है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दूसरी जगह नहीं मिल सकती है, दूसरी जगह भी वो कहीं थोड़े बहुत उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में मिल सकती है। पर ये बाद में जब हम अभी आगे लैंडफॉर्म्स, खासतौर पे जब हम सॉइल्स की या मिनरल्स की बात करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा इनका नाम आएगा, डायरेक्टली इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको कम से कम इसका नाम पता होना चाहिए जब वहां पर आएगा। तो यहाँ पर आर्कियन एरा में आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और पुराण एरा में कुड़प्पा चट्टानें और विंध्य चट्टानें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और महाकल्प आता है जिसको द्रविड़ महाकल्प बोलते हैं, द्रविड़ महाकल्प। ठीक है, ये जो द्रविड़ महाकल्प है इसके बारे में आपको याद रखना है। और उसके बाद आता है आर्यन महाकल्प। अब ये जो आर्यन महाकल्प है, आर्यन महाकल्प में 4 चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में ये चारों चट्टानों का डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। एक है गोंडवाना सिस्टम की चट्टानें जिसको गोंडवाना क्रम की चट्टानें बोलते हैं। एक है डेक्कन ट्रैप, डेक्कन मतलब साउथ, दक्कन का इलाका, साउथ के इलाके में जो दक्कन का पूरा एक ट्रैप बना हुआ है चट्टानों का, उसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। उसके बाद है टर्शरी चट्टानें या टर्शरी रॉक्स इसको बोलते हैं, टर्शरी चट्टानें। और है क्वाटरनरी चट्टानें या क्वाटरनरी रॉक्स।
ठीक है। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये चट्टानों का है। अब ये डेक्कन ट्रैप आप देख ही रहे हो यहाँ पर, ये डेक्कन ट्रैप है। आप देखो डेक्कन ट्रैप की चट्टानें आपको ज्यादातर ये जो हमारा दक्कन का प्रायद्वीप है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट या सेकेंड क्लास देखी थी, तो हमने प्रायद्वीपीय भारत की बात की थी कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक पेनिनसुला का हिस्सा है, तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, और उसी को हम बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। उसमें डेक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये डेक्कन ट्रैप की चट्टानें जो है ये, इसका निर्माण जो है वो आर्यन महाकल्प यानी आर्यन एरा में हुआ है। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें या गोंडवाना सिस्टम इसको बोलते हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है, आप देखिए ये जी लिखा हुआ आपको मैप पे दिख रहा है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए जी लिखा हुआ दिख रहा है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें है ना। तो ये फिर है टर्शरी चट्टानें। टर्शरी चट्टानें आपको जो स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये सब टर्शरी काल की चट्टानें हैं, स्ट्रेट लाइन जहां पर भी आपको दिख रही है। और जहां पर आपको ये जो आपको बेसिकली पॉइंटेड एरिया दिख रहा है, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल का ये क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी का इलाका है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो निक्षेप होते हैं, या जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मलबे होते हैं, वो जब मैदानों में उसको छोड़ देती है तो उससे जो मिट्टी बनती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये पूरा रॉक फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब हमको इसमें को कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर कम से कम इसका नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे टीचर तो ये पढ़ाते भी नहीं है, स्किप करके सीधे फिजिकल डिवीजन पे चले जाते हैं। अब अगर देखेंगे बहुत सारे इसको फिजिकल डिवीजन पे ले जाते हैं, लेकिन फिजिकल डिवीजन से पहले इनके नामकरण के संदर्भ में हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में, कि ये बेसिकली अलग अलग समयों पर अलग अलग कारणों से बनी हुई चट्टानें हैं। कुछ चट्टानों का जो निर्माण है वो पहले हुआ, कुछ का बाद में हुआ, कुछ का निर्माण किसी कारण से हुआ, कुछ का किसी कारण से हुआ। तो इस तरीके से ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चट्टानों का आप नाम इतने का याद रखिए, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन की चट्टानें कहाँ पर है और किस काल में बनी है। अब आगे जब इसका जिक्र आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाली चट्टान इस एरिया में मिलती है और ये इस समय पर बनी हुई है, ठीक है। और सबकी विशेषताएं अलग अलग है, जो हम जब मिट्टी और उसमें जाएंगे खनिजों में तो फिर देखेंगे। क्योंकि खास तरह जैसे मैंने आपको एल्यूवियल सॉइल, ये जो है जहाँ आपको डॉटेड दिख रहा है, ये नदियों के द्वारा बहाए गए या बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा बनी हुई मिट्टी है। तो ये हमारे ऊपर के मैदान में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि जो आर्कियन चट्टान है वो बहुत पुरानी है, आर्कियन काल में बनी है। अब क्योंकि वो बहुत पुरानी चट्टानें हैं, इसलिए वो मिनरल रिच तो है, लेकिन उनकी गहराई ज्यादा है जमीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी डेक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, ये लावा के उद्गार से बनी हुई चट्टानें, इसको हम डेक्कन लावा प्लेटू बोलते हैं। तो ये लावा के उद्गार से यानी कि इरप्शन से बनी हुई चट्टानें। तो इसमें आपको एक खास तरह का, जैसे जो इससे मिट्टी बनेगी उसमें काली मिट्टी प्रमुख रहेगी, है ना। इसमें आपको जीवाश्म नहीं मिलेंगे, क्योंकि लावा जो है वो बहुत मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसमें आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इन चट्टानों के बारे में, इनके नाम के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। बाद में जब हम आगे सॉइल्स पे जाएंगे और मिनरल्स पे जाएंगे तो वहाँ ये नाम आएगा, तो वहाँ आपको अच्छे से और समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखिए कि रॉक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अलावा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और रॉक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो पढ़ना क्यों जरूरी है, और किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है इसके अलग अलग काल के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का बेसिक आइडिया मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आगे और आएंगे तो फिर वहां पर आपको और इसका संदर्भ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम विधिवत, जो हमारा एक नया टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न 100% क्या 1000% है कि आना ही आना है आपके एग्जाम में, वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। तो यहां से हम इसको अब नया टॉपिक को शुरू करते हैं। ये डायरेक्ट टॉपिक है, आपके सिलेबस के हिसाब से डायरेक्टली मेंशन टॉपिक है ना। जैसे उसमें नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, मरुस्थल है, लैंडफॉर्म्स है सारे, तो वो जो है डायरेक्टली आपके सिलेबस का मेंशन हिस्सा है। अब भारत के भौतिक विभाजन की बात करते हैं। इसके अंदर हमको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, एक हम पहले पॉइंट्स देखते हैं कि किन बिंदुओं के अंतर्गत हम इसको एक विस्तार में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक परिचय, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। सामान्य परिचय कि भाई भौतिक विभाजन मतलब क्या,
किसको बोल रहे हैं भौतिक विभाजन, तो ये पता होना चाहिए। अब ये भौतिक विभाजन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेनियस रीजन ऑफ द नॉर्थ, जिसको द ग्रेट माउंटेन्स बोला जाता है। भारत के उत्तर में जो पूरे एक तरीके से जो पूरा उत्तर भारत है, या भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उसमें जो पर्वत हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद आता है उत्तर का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, मतलब उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है वो। उसके बाद हमारे डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश, जो भारत में मरुस्थल है। फिर प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, मैंने आपको बताया था कि जो भारत का दक्षिणी इलाका है उसके बारे में। फिर तटीय मैदान, तटों के पास मैदान है। फिर द्वीपीय प्रदेश यानी आइलैंड्स। और इन तमाम टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को फिर हम उसके बाद देखेंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है। उसके बाद एक एक करके उनको उठा करके फिर डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो इस हिसाब से हमको इसको लेकर के चलना है। शुरू करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन या परिचय। सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन का मतलब क्या होता है। जब भी कोई बड़े भूभाग के बारे में हमको अध्ययन करना हो, जब भी कोई बड़े इलाके के भूगोल के बारे में पढ़ना हो, उसके भौतिक मतलब भूगोल के बारे में, तो क्या होता है कि छोटे इलाके में हो सकता है कि एक ही तरह के स्ट्रक्चर हो, लेकिन जब हम बड़े क्षेत्र को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं होती है। जैसे भारत एक बहुत विशाल और विविधीकृत क्षेत्र है ना, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये एक बहुत बड़ा और विविधीकृत क्षेत्र, मतलब बड़ा तो है ही है, विशाल तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हर क्षेत्र की अपनी भौगोलिक विशेषता है। कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, कहीं पर मैदान है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर जो है हमारे पास द्वीप भी है, आइलैंड्स भी है, कहीं पर आप देखेंगे कि तटीय मैदान है, कहीं पर आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भाग है। तो ये जो है हमारे देश न केवल विशाल है, न केवल बहुत बड़ा है, बहुत एक्सटेंसिव है, साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा भौगोलिक विविधता है। हर जगह का भूगोल अलग अलग है, ठीक है। तो जो हमको जब भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना हो तो इस तरह बांटना पड़ता है। तो उसी को हम भौतिक विभाजन बोलते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर एक तरीके से आप मानो कि डिजर्ट है, ये तमाम चीज़ें। तो यही बात यहाँ पर है कि जब हम भौतिक और भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं तो बहुत बड़े और विविधीकृत क्षेत्र के भीतर एक एक जगह को लेते जाते हैं, जो विशिष्ट क्षेत्र है उसको उठाते जाते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते जाते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं भौतिक विभाजन। जैसे हमने उत्तर के पर्वतों को उठाया, उसके बारे में बात की, फिर मैदान को उठाया, उसके बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने मरुस्थल की बात की, है ना। तो ये जो है जब बड़े क्षेत्र के छोटे छोटे क्षेत्रों की उनकी जो अपनी विशिष्ट प्रॉपर्टीज है, उनकी जो अपनी ज्योग्राफिकल और लैंडफॉर्म्स के संदर्भ में जो अलग अलग विशेषताएं हैं, उसका हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि इसके अध्ययन का एक फायदा तो ये होता है कि हमको पूरा भौगोलिक डिवीजन समझ में आता है, फिजिकल डिवीजन, लेकिन साथ ही साथ उससे हमको वहाँ की जलवायु समझने में मदद मिलती है, वहाँ के खनिज संपदा को समझने में भी मदद मिलती है, वहाँ का सामाजिक आर्थिक विकास समझने में भी मदद मिलती है, जो हमारे ज्योग्राफी का हिस्सा है। ह्यूमन ज्योग्राफी की आप बात करो वो भी। अगर मान लो कि कहीं पर बहुत पर्वत क्षेत्र है, दुर्गम पर्वत है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। मैदान है, हरे भरे मैदान है, उपजाऊ जमीन है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। तो सामाजिक आर्थिक विकास की अगर हम बात करें, कृषि की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो ये सब फिजिकल डिवीजन पे आधारित चीज़ें हैं। इसीलिए ये एक बेस बनाता है। ये क्या बना देगा? बेस बना देगा आपका। उसी के आधार पे फिर तय होगा कि वहाँ पर कैसा भूगोल है, उसी के आधार पे जलवायु कैसी है, और फिर उसी के आधार पे वहाँ पर क्या मिनरल्स मिलेंगे, खेती होगी नहीं होगी, वहाँ लोग रहना चाहेंगे नहीं रहना चाहेंगे, एवरीथिंग जो है वो इस पे बाद में डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ना क्या, तो पहले हमने परिचय में क्या देखा, हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, आशय क्या होता है, ठीक है, कि एक बड़े क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, वो कैसे बने, किस तरीके से बने, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो तमाम चीज़ें, और उसके बाद इसका क्या महत्व है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, देखो भारत का यहाँ पे एक नक्शा है, ये हमारा देश है, देखो कितना विविधीकृत है, इसमें अलग अलग क्षेत्र है। ऊपर आप ये जो है पर्पल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारे उत्तरी
पर्वतीय श्रेणियां या नदर्न माउंटेन्स जिसको हम बोलते हैं। देखिए सबसे पहला चीज है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ। ये आपको मैप में यहाँ पर ये जो दिख रहा है पर्पल कलर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा फैला हुआ है। ये भले ही आपको दिख रहा होगा कि अरे ये तो ईस्ट में है, पर वो उसी का हिस्सा है। अभी अपन पढ़ेंगे जब बात करेंगे। ये यहाँ तक का जो है पूरा का पूरा हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। भले ही आपको ये दिख रहा है ईस्ट में, पर वो उसी श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है उत्तर का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। या ग्रेट का मतलब बड़े से है ना, वृहत से है, विशाल से है, महान से नहीं, वृहत विशालता लिए हुए। तो ये देखिए जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा उत्तर का विशाल मैदान जो यहां से यहां तक का फैला हुआ है। इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, कैसे बना भाई ये इतना बड़ा मैदान, इतना उपजाऊ क्यों है, किस तरह बना, किस काल में बना, एवरीथिंग। उसके बाद है हमारे मरुस्थलीय प्रदेश, डेजर्ट्स ऑफ द इंडिया। ये आपको जो डार्क ग्रीन डार्क पिंक जो दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा एक गहरा गुलाबी रंग जो दिख रहा है, वो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है। जो भारत में इतना ही मरुस्थल है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल क्या होता है और भारत में कहाँ पर है। उसके बाद आप देखेंगे चौथी चीज जो है वो क्या है लिस्ट में, वो है हमारा प्रायद्वीपीय प्रदेश, मतलब पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर मतलब ये जो इलाका, ये हमने देखा था कि भारत का जो साउथ का इलाका है पूरा का पूरा ये पेनिनसुला है, तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ। तो ये जो लाइट पिंक आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा क्षेत्र जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है। ये पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं, कैसे बना, क्या विशेषताएं, एवरीथिंग। उसके बाद अगली चीज क्या है लिस्ट के हिसाब से हमारी, वो है हमारे कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय भारत में भी तटों के नजदीक जो है वो कोस्टल प्लेन्स है। देखिए आपको अलग से देखो, वैसे तो प्रायद्वीप में आप देखो नक्शे में, यहाँ मैप में प्रायद्वीप में वैसे तो आपको ये क्या बताया गया है, प्रायद्वीप बताया गया है जो आपको लाइट पिंक दिख रहा है। लेकिन इसमें भी जो ये इधर के तटीय इलाके हैं इसको देखो ग्रीन से किया हुआ है, क्योंकि ये कोस्टल प्लेन्स है। मतलब प्रायद्वीप में भी जो कोस्टल इलाका है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उनका फिजिकल डिविजन अलग है। पूरा पेनिनसुला उसके अंदर नहीं है। पेनिनसुला में बीच वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है वो पेनिनसुलर हिस्सा है, और ये भी है वैसे टेक्निकली आप मानेंगे तो पेनिनसुला में है, लेकिन इसकी जो फिजिकल ज्योग्राफिकल क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग है, इसकी जो भौतिक विशेषताएं वो अलग है। इसलिए इसको हमने अलग कलर से, देखिए यहाँ मैप में भी बताया है और अलग से इसको पढ़ते हैं। इसको कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, तटीय मैदान, जो तट के नजदीक के मैदान है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, हमारे आइलैंड्स। भारत के पास दो आइलैंड है, एक हमारा अंडमान निकोबार और एक हमारा लक्षद्वीप। तो ये भी हमको इसके अंदर पढ़ना है। तो देखिए ये पूरा जो मैंने यहाँ लिस्ट बताई है उस पूरी की पूरी लिस्ट को मैंने यहाँ पर आपको एक तरीके से मैप के माध्यम से बता दिया, ताकि आपके दिमाग में रहे कि भारत में कौन कौन से भौतिक क्षेत्र हैं और उनका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो आपको एकदम क्लियर ये एकदम माइंड में होना चाहिए वाला मैप छपा हुआ एकदम, कि आपको कोई बोले भाई उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, विशाल मैदान यहां से लेकर के यहां तक का। ठीक है। कोई बोले भाई डेजर्ट ये है, प्रायद्वीपीय भारत ये है, कोस्टल प्लेन्स ये है। तो ये जो है इस तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। इनको अब हमको एक एक करके आगे पढ़ना है। ठीक है। अब हम कहां से शुरू करेंगे, नॉर्थ के हिमालय से शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम एक कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं कि ये जो हमारे देश में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है भाई पर्वतों का, मैदानों का, पठारों का, वो कितना कितना परसेंट है। तो इंडिया में अगर आप इसके टोटल लैंड मास को देखोगे तो उसमें पर्वतीय क्षेत्र जो है वो लगभग 11% है। अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो 10.7% ना। तो हमारे देश में जो टोटल लैंड मास है, टोटल जो लैंड एरिया है, उसको अगर हम ऐसे डिवाइड करना चाहें तो उसमें पर्वतीय क्षेत्र कितना है बेटा, 10.7%, 11% से कुछ कम है। ये आप प्रिसाइज डेटा याद रखो। 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र कितना है, ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, 43%, 43% जो है वो मैदानी क्षेत्र है। इसमें नॉर्थ के मैदान भी आ गए, आपके कोस्टल प्लेन्स भी आ गए, ये सब काय के अंतर्गत आ जाएंगे, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। ये 43% है जो प्लेन एरिया है, प्लेन्स है।
और उसके बाद है पठार। पठार जो है प्लेटू, अभी अपन देखेंगे पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पठार पर्वत से कैसे अलग है, वो सब अपन अभी आगे जैसे पढ़ते जाएंगे देखते जाएंगे। पर अभी यहाँ पर इसका ये एक डेटा याद रखो कि पठार जो है वो 27.7% है इंडिया के टोटल उसमें लैंडफॉर्म में या लैंड एरिया में। अगर आप देखें जो हमारा डेक्कन लावा का जो पूरा इलाका है वो डेक्कन लावा प्लेटू कहलाता है, तो इस हिसाब से ये 27.7% है पूरा पठारी, मतलब जितना भी पठारी इलाका है उसको अगर हम ले तो वो इतना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा क्या है इन तीनों में, है ना, या फिर सीक्वेंस बोल दिया कि भाई सीक्वेंस बनाओ कि सबसे ज्यादा क्या है, फिर उससे कम क्या है, फिर उससे कम क्या है, ऐसा। या फिर डायरेक्टली कितना परसेंट क्या है, ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा दे कि भाई पर्वतीय क्षेत्र इतना है, पठारी क्षेत्र इतना है, मैदानी क्षेत्र इतना है। सबसे ज्यादा क्या है तो मैदानी क्षेत्र है, फिर उससे कम क्या है पठारी क्षेत्र है, उससे कम क्या है पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे, कौन कौन से एरियाज है देख लिए, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन है, हल्का सा एक देख लिया, डिटेल में तो देखेंगे ही आगे, हल्का सा कम से कम एक आइडिया लग गया कि पूरे नॉर्थ से साउथ तक में कौन कौन सी चीजें कहां कहां है। ये एक जनरल आइडिया है। अब अपन स्पेसिफिक तो पूरा ही पढ़ेंगे कि भाई किन राज्यों में कैसे कैसे विस्तार है, वो तो देखेंगे। अब हम आते हैं नॉर्थ की रेंजेस पे। सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो है हमारा उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र, द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र, द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। यहां ग्रेट का मतलब विशालता से। अगर हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों पर निगाह डालें, एक दृष्टि डालें, तो मैंने आपको यहां पर देखिए विस्तार बताए कहां से लेके कहां तक फैले हुए। जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इधर आप आइए, ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल आप लोगों ने दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, ये जो इलाके हैं तो ये वेस्ट बंगाल है। उसके बाद आप इधर जाएंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये जो है पूरे हमारी जो 7 सिस्टर्स जिसमें नागालैंड, मिजोरम वगैरह ये तमाम चीजें, तो ये पूरा उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। अब आप बोल सकते हैं ये तो इस साइड है, लेकिन फिर भी वो उसी रेंजेस का हिस्सा है, उसका भाग है, भले ही वो उस साइड पड़ता है। अब इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, सब पार्ट्स में, 3 सब पार्ट्स में बांटते हैं। जो पूरा उत्तर का जो हिमालय का या पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है, नॉर्थ का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार, हिमालय के भी पार का जो है वो ट्रांस हिमालय कहलाएगा। देखिए एक बात याद रखिए, नॉर्थ के पर्वतीय क्षेत्र का मतलब आप उसको हिमालय का एकदम सिनोनियम मत मानो कि भाई हिमालय मतलब पर्वतीय क्षेत्र नॉर्थ का। हमने ये नहीं बोला कि उत्तर का हिमालय, हम क्या बोल रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। तो इसमें 3 भागों में इसको बांटते हैं पढ़ने के लिए, और उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के भी हिसाब से, और तीनों की क्वालिटीज अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। सबसे पहले क्या है हमारे, सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है हिमालय, और तीसरा है फिर पूर्वोत्तर श्रेणियां। ठीक है, अब इनके नाम कई कई अलग अलग नाम भी रहते हैं। जैसे अगर आप इसकी बात करोगे पूर्वोत्तर श्रेणियों के, तो इसको आपको अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिल जाएंगे, पर अपन एक जनरल नाम जो पॉपुलर है वो इंग्लिश वाला लेके चलेंगे। ट्रांस हिमालय यानी ट्रांस हिमालय, हिमालय यानी हिमालय, और पूर्वोत्तर श्रेणियां मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट तक उसका विस्तार है, हमने देखा नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर। ये देखिए यहां तक का पूरा विस्तार है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न रेंज आ जाएगी यहां पर आपकी। ये भी उसी का हिस्सा है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का ही हिस्सा है ये। ठीक है, ऐसे तो 3 भागों में इसको बांट लिया। उपभाग इसको बोलेंगे सब पार्ट्स। तो नॉर्थ माउंटेन्स, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, और फिर पूर्वोत्तर श्रेणी। अब इनको भी अलग अलग भागों में बांटेंगे। जैसे ट्रांस हिमालय जो है उसको फिर 3 भागों में बांटा जाता है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम माउंटेन्स या कराकोरम श्रेणियां, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद जो हिमालय है, फिर हिमालय को और 3 भागों में बांटा,
महान हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय जिसको सेंट्रल हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद हिमालय, फिर हिमालय के 3 हिस्से, ग्रेट हिमालय, सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखो इसमें आप कुछ बोलेंगे सर हमने तो लघु हिमालय भी सुना है, हमने तो निम्न हिमालय भी सुना है, वो इन्हीं के दूसरे दूसरे नाम है। जब अपन पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इस लघु हिमालय इन्हीं में से किसी को बोलेंगे, निम्न हिमालय इन्हीं, जैसे मध्य हिमालय को ही निम्न हिमालय बोलते हैं, ऐसा। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि सर आपने इसमें लघु हिमालय तो हमको दिख ही नहीं रहा, निम्न हिमालय तो हमको दिख ही नहीं रहा, वो इन्हीं के पर्यायवाची नाम है। जैसे आपका नाम कुछ है, घर में चिंटू है, सोनू है, मोनू है, उस टाइप का है, ऐसे। तो हिमालय के अंदर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद हम आते हैं पूर्वोत्तर श्रेणियां, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस बोलते हैं। उसके अंदर पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणि हिल्स या मणिपुर हिल्स, या और फिर उसके बाद मीजो या लुशाई हिल्स। तो ये इसके अंतर्गत हमको देखना है। तो पहली चीज हमने समझी कि जो हमारे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी नॉर्थ के जो माउंटेन्स हैं, उनको हम पहले 3 भागों में बांट लेते हैं, सब पार्ट्स में। कौन कौन से? इधर वाला जो भाग है, मैप के थ्रू इसको हम और अच्छे से देखते हैं, उसको हम बोल रहे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका हिमालय, और फिर इधर क्या है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस। फिर ये जो ट्रांस हिमालय है इसको भी 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर हिमालय को भी 3 भागों में बांटा, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स को भी कुछ भागों में हमने बांट लिया, जो मैंने आपको बता दिया। अब इससे सवाल ऐसा ही आता है, भाई कराकोरम किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का है कि हिमालय का है? बताओ। जास्कर किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का है या हिमालय का है? शिवालिक हिमालय किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय किसका हिस्सा है? ऐसे सवाल कई बार फैक्चुअल एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये हमको इतना पता होना चाहिए कि 3 भागों में बांटा है, और फिर जो 3 भाग है उनको भी फर्दर बांटा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये बने कैसे हैं। यहां तक की चीज हो गई क्लियर। अब देखो ये जो नॉर्थ के हमारे हिमालयंस हैं, ये पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसका निर्माण कैसे हुआ है ना, वो हम जानेंगे तो हमको और चीजें फिर क्लियर होगी। इनका जो निर्माण है, इनका जो फॉर्मेशन है, उसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। देखिए ये जो पर्वत है, ये नवीन वलित पर्वत है। ये जो पर्वत है हमारे, ये नवीन वलित पर्वत है, यानी मॉडर्न फोल्डेड माउंटेन। अब वैसे तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स और ये सब कैसे मॉडर्न फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, कैसे प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ये जो है वैसे तो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसका जिक्र आ रहा है तो हमको कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि इसका निर्माण उस प्रक्रिया से हुआ है, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये नवीन वलित पर्वत है, मॉडर्न फोल्डेड माउंटेन्स हैं, तो इनका निर्माण उस प्रक्रिया से हुआ है। तो हल्का सा हम समझेंगे कि वो कैसे हुआ। जो पूरा हमारा ग्लोब है वो कई प्लेट्स में डिवाइडेड है ना। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यूरोप और एशिया वाली यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इस तरीके से ऐसे बटा हुआ है। और वो प्लेट जो है वो आपस में टकराई, और उनके टकराने के परिणाम स्वरूप जब दो उनका कन्वर्जेंस हुआ प्लेट्स का, तो उसके परिणाम स्वरूप इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि प्लेट्स के आपस में टकराने से बने हैं। अब यहाँ पर ये जो है पहले पूरा का पूरा आज से करोड़ों साल पहले कंडीशन ये थी कि सारे महासागर एक साथ थे और सारा लैंड मास जो है महाद्वीपीय एरिया है वो एक साथ था। पेंजिया और पेंथालासा इसको बोलते थे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में का टॉपिक है। देखिए आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, मैंने इसको बता दिया है। ये जो है 250 मिलियन साल पहले की बात है ना, जिसको हम पर्मियन काल बोलते हैं। ये पर्मियन युग की बात है, बहुत पुरानी बात है। पर्मियन युग में ये था कि सारा पानी वाला इलाका एक साथ था और सारा लैंडमास एक साथ था, जिसको पेंजिया और पेंथलासा बोला जाता था। फिर हुआ ये कि जब ट्रियासिक समय आया, मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बना है। डायरेक्टली इसका कोई रोल नहीं है, पर ये बने कैसे हल्का सा आइडिया रहे तो कंसेप्ट समझ में आता है। उसके बाद फिर 200 मिलियन साल पहले ये हुआ ट्रियासिक पीरियड में कि ये अलग अलग होने लगे,
है ना। अलग अलग हुए तो इससे ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चला गया, नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला गया, ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया कहलाया, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर ये और बंटने लगे जुरैसिक काल में, जुरैसिक काल में ये और ज़्यादा बंटने लगे, तो इस तरीके से ये अलग अलग होने लगे। फिर क्रिटेशियस काल समय आया, आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस काल आया, उसमें ये और ज़्यादा दूर दूर होने लगे और बंटने लगे। इस तरीके से ये बने हुए थे या अलग अलग हुए थे। अब पूरा ग्लोब जो है ये ऐसे ही प्लेट्स में बटा हुआ है। इधर की प्लेट ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये एशिया और यूरोप वाली को यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इस तरह से। कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जिसमें महासागर और महाद्वीप, मतलब महासागर वाली चीजें हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट वाला में महासागर है, कुछ में महाद्वीप है, इस तरीके से। अभी जो प्लेट्स हैं ये आपस में टकराई और उससे जो है कुछ नए पर्वत बने हैं जिनको हम नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। तो ये जो हमारे नॉर्थ के पर्वत है, हिमालय जिसकी हम बात कर रहे हैं या नॉर्थ के पर्वतों की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा है ये नवीन वलित पर्वत है, यानी इनका निर्माण इसी तरह से प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से हुआ है। ये दोनों प्लेट्स हैं, इसके बीच में एक तेथिस सागर नाम का एक संरचना हुआ करती थी, जो उथला छिछला सागर था जिसमें बहुत सारे मलबे वगैरह हुआ करते थे। जब प्लेट्स आपस में टकराई तो वो मलबा जो है वो फोल्ड होकर के ऊपर की तरफ उठा और उसी से ये पर्वत बना। ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया, इसमें तो करोड़ों साल का समय लगा है। तो ये यहाँ पर देखिए तेथिस सागर आपको दिख रहा है ना, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। जब ये आपस में टकराई तो ये तेथिस सागर जो है, इसमें जो मलबे थे ये श्रिंक होने लगा और वो चट्टाने जो है वो फोल्ड होकर के माउंटेन्स का निर्माण हुआ, उनको हम नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका निर्माण हुआ था। अब इसको हम आगे जो है और अच्छे से डील करेंगे। अभी आप ये याद रखिए कि मॉडर्न फोल्डेड माउंटेन्स है। अब इनको एक एक करके देखेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पहले हम ट्रांस हिमालय को एकदम डिटेल में देखेंगे। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन से दर्रे आते हैं, हर एक चीज़ को, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और फिर उसके बाद आगे हिमालय और फिर हिल्स को देखेंगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास में इसी को हम टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे। आप लोग लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। हम लोग जो है इस सिलेबस को इन क्लासेस के माध्यम से 15 जनवरी तक ख़त्म करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। लगातार आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और रोज़ जो है डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।